हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट लेक्चर ऑन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसमें हम बात करेंगे बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब आपको याद है हमने वर्नर थ्योरी की थी। वर्नर थ्योरी के अंदर उन्होंने अपने पोस्टुलेट्स दिए, ठीक, जिसमें उन्होंने स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि किस तरह से स्ट्रक्चर बनते हैं, बॉन्डिंग कैसे बनती हैं। देन नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो वैलेंसेज हैं, सेकेंडरी एंड प्राइमरी वैलेंसेज के बारे में बात की वर्नर थ्योरी ने। उन्होंने प्रेसिपिटेट स्टडीज़ और कंडक्टेंस थ्योरी के बारे में, मेजरमेंट के बारे में बात की। इन सब चीज़ों के बारे में बताने के बावजूद वर्नर थ्योरी कुछ जगहों पे फेल कर गई। वो क्या थे? वर्नर थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन, नंबर वन, दीज वर द लिमिटेशंस। आपको अगर क्वेश्चन आए व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ वर्नर थ्योरी, तो यही वो वर्नर थ्योरी की लिमिटेशंस होंगी। इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई ओनली certain elements forms coordination compounds। सारे के सारे एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में हैं वो क्यों नहीं बनाते? नंबर वन। नंबर टू, why the bonds in coordination compound have directional properties। क्यों वो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करती है? नंबर थ्री, वाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नंबर थ्री, वाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। इसके बारे में वर्नर ने कोई भी बात नहीं की और एज अ रिजल्ट इट फेल्ड एट दीज पैरामीटर्स। सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए टू एक्सप्लेन दीज वी हैव वेरियस थ्योरीज। पहली थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दूसरी थ्योरी है आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। थर्ड आपके पास आती है लाइगेंड फील्ड थ्योरी और दी लिगेंड फील्ड थ्योरी, एलएफटी। और लास्ट आपके पास आती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसके बारे में हमने बात अपनी क्लास 11 में भी की थी। बात वही है, थोड़ा सा तरीका बदलेंगे। नाउ दीज थ्री फोर्थ प्रॉपर्टी theories were put forth, so to explain these theories were put forth। लेकिन यहाँ हम सारी नहीं पढ़ने वाले हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे सिर्फ दो थ्योरीज, वीबीटी दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हमें अभी इस समय इन दो के बारे में जानना है, सबसे पहले समझना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्लास 11 में भी पढ़ी थी। इट टेल्स अबाउट दी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के बारे में बात करती है कि किस तरह से बॉन्ड बनती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनती हैं दे आर एक्चुअली द कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो देखते हैं इसकी एजम्पशंस क्या थी। व्हाट आर दी एजम्पशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? क्या क्या चीज़ें इसने एज्यूम कर ली, ऐसे ही मान लिया है ना कि ऐसा होगा वैसा होगा। क्या क्या माना? सबसे पहला इसने कहा दैट नंबर ऑफ अवेलेबल ऑर्बिटल्स, कितने ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, विल गिव अस दी कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर ऑफ, यहाँ पर वैसे लिखना चाहिए नंबर ऑफ वेकेंट, number of vacant available orbitals will give us the coordination number of central metal ion in coordination compound। coordination compound का क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा विल डिपेंड अपॉन कि उस मेटल आयन के पास कितने वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं। नंबर टू, नंबर ऑफ atomic orbitals
कौन से होते हैं, या तो एस, पी, डी या फिर एफ। यहाँ पे हम लोग एफ की बात नहीं करेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स बनाते हैं, स्पेसिफिकली वन दैट हैज़ गॉट द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, नॉट द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। पहली कारण कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं बच्चों, आपको मालूम है, दे आर हाईली रेडियो एक्टिव, दे आर वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ, सो इसीलिए उनके कंपाउंड्स बड़ी मुश्किल से बनते हैं या उनकी स्टडी बहुत मुश्किल है। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ एस पी एंड डी के अंदर। सो नंबर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट इज एस पी एंड डी अंडरगो hybridization to give same number of hybrid orbitals of definite geometry। अब डेफिनेट ज्योमेट्रीज आप समझ ही गए, sp3 है तो टेट्राहेड्रल है, sp है तो लीनियर है, sp2 है तो ट्राइगोनल है, प्लेनर है। सो इस तरह से दे हैव अ डेफिनेट ज्योमेट्री। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ज्योमेट्री देता है हमें, करेक्ट, विद नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूजुअली या तो 4 मिलेंगे या 5 या फिर 6। 3 का हाइब्रिड हमें कम मिलता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, यूजुअली हमें 4 या 5 या फिर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा। ठीक, अगर 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर तो या तो आपके पास sp3 कॉन्फ़िगरेशन आएगी, ठीक है, 5 होगा तो क्या होगा, sp3d आ सकती है, और अगर 6 होगा तो क्या होगा, sp3d2, करेक्ट। अब यहाँ पर हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशंस चेंज हो जाती हैं। अगर z की वैल्यू 4 है यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 हैं, इट कैन बी dsp2 ऑल्सो, इट कैन बी sp3 ऑल्सो। 5 में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सो इट इज़ द सेम, दैट इज़ अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यहाँ आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। टेट्राहेड्रल के अंदर यानी कि ये जो ज्योमेट्री है इसका शेप भी सेम रहेगा, दैट इज़ द ऑक्टाहेड्रल। बट ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी जगह यहाँ पे 2 तरीके की बनती है, d2sp3 या फिर sp3d2। आप सोच रहे होंगे इसमें क्या फ़र्क है यार, कोई फ़र्क नहीं है, फ़र्क है। अभी बात करते हैं क्या फ़र्क है। पहली चीज़ तो ये देखो, इनका तो दोनों का शेप ऑक्टाहेड्रल रहता है। अगर 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रहेगा, लेकिन अगर ये चेंज हो जाता है तो यहाँ दोनों में फ़र्क है। दिस इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल एंड दिस इज कॉल्ड एज स्क्वायर प्लेनर, राइट। सो ये चीज़ें 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर sp3 है, d 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो, और 5 है तो, और 6 है तो इनमें कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस हैं। 5 में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन अगर 4 है तो दोनों पॉसिबल हैं, 6 है तो दोनों तरह की कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल हैं। 6 में शेप का नाम नहीं चेंज होता, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन से पार्टिसिपेट करेंगे वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है जी। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। जवाब क्या है कि ये dsp2 sp3 या d2 sp3 ये कहाँ से आया और क्या है। d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड मे बी, जो d ऑर्बिटल मिल रहा है वो हो सकता है n-1d हो या nd हो, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उतना ही हो सकता है जिस शेल में भर रहे हैं या उससे एक पीछे का। यूजुअली हम n-1d यूज़ करते हैं। तो देखिए अगर z की वैल्यू 4 है तो हमारे पास 2 कॉन्फ़िगरेशंस बन रही थी। पहली क्या हमने बोली, dsp2 हो सकती है या sp3 हो सकती है अगर z की वैल्यू 4 है। इसका मतलब क्या है, यहाँ अगर पहले d लिखा गया है इट इज़ n-1, तो इट इज़ n-1d ns np2। सो ये क्या हो जाएगा, देखिए लेट अस से लेट n इज इक्वल टू 4 मान के चलते हैं। सो क्या हो जाएगा 3d 4s एंड 4p। यहाँ पे क्या होगा nd ns np3, ठीक है। nd का मतलब क्या है, यहाँ पे ये हट जाएगा, यहाँ पे nd ये चला जाएगा, 4s 4p 4s 4p एंड 4d। अब 4 चाहिए मुझे, 1 इसका और 3 इसके, तो दिस इज गोइंग टू फॉर्म sp3।
यहाँ भी 4 चाहिए, लेकिन पहला एक डी आ गया और फिर बाकी के पी आएंगे, सो यहाँ पे sp2 हो जाएगी. सो देयर इज dsp2. सो दिस इज वाई वी आर सेइंग इट इज हैविंग 2 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स. अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, मैं आपको दोनों चीज़ें समझाती हूँ. अगर n-1 है या nd है, दोनों में क्या डिफरेंस मिलेगा. इफ इट इज n-1d, सो इट इज विल बी dsp2. दिस इज गोइंग टू बी sp3, क्योंकि d जो है वो यूज ही नहीं होगा, क्योंकि 4 ही चाहिए मुझे. z की वैल्यू 4 है, तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, करेक्ट. 4 ऑर्बिटल्स आ गए. नाउ जब n-1 आता है, इट इज कॉल्ड एज इनर d ऑर्बिटल्स आर बीइंग यूज्ड. ठीक है. यहाँ पे आउटर d ऑर्बिटल्स विल बी पार्टिसिपेटिंग. ठीक है. सिमिलरली अगर हमारे पास z की वैल्यू मान लेते हैं 6 है, तो यहाँ पे और भी क्लियर हो जाएगा. लुक एट इट. n-1d टू sp3, तो कितने हो गए, 3 और एक 4 और 2 6, 6 ऑर्बिटल्स. यहाँ देखिए n s n p3 nd2, सो इट इज sp3d2. 6 ऑर्बिटल्स इसके अंदर हैं, 6 ही ऑर्बिटल्स इसके अंदर हैं. पर फर्क सिर्फ इतना है, इसके अंदर इनर डी ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, इसमें आउटर डी यूज हो रहे हैं. बात समझ में आई. अगर आपके इनर डी यूज होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज, इट फॉर्म्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. एंड अगर आउटर यूज होते हैं, दिस फॉर्म्स हाई स्पिन. हाई स्पिन का मतलब हाई एनर्जी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. इसे हम हाई एनर्जी भी कह सकते हैं. एंड दिस कैन बी सेड एज लो एनर्जी. राइट. सो इस केस में देखो क्या हो रहा है, इनर ट्रांजिशंस आर यूज्ड, यानी कि यू यूजुअली लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इज सीन इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स और द ट्रांजिशन मेटल्स. मतलब मोस्टली ये दिखाई पड़ती है लो स्पिन. हाई स्पिन भी मिलता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यही बनती है. दिखाएगा ये भी आपको ट्रांजिशन, ये एलिमेंट्स ही दिखाएंगे, बट यूजुअली लो स्पिन मिलती है एज कंपेयर टू हाई स्पिन. या यूँ कह सकते हो इट इज़ फाउंड लेस इन ट्रांजिशन मेटल्स. दिखाना तो सिर्फ ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. हमने नहीं देखा किसी और मेटल नॉन मेटल में. ट्रांजिशन मेटल्स ने ही सेंट्रल एटम बनना है, और इन्होंने ही आपको कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ बना के दिखानी है. लेकिन यूजुअली लो स्पिन बनते हैं, हाई स्पिन कम बनते हैं. नंबर 4, एजम्पशन क्या था, दैट ईच लाइगेंड हैज़ एटलीस्ट 1 ऑर्बिटल कंटेनिंग ए लोन पेयर. पक्की बात है, जो भी लाइगेंड्स होते हैं वो उनके पास लोन पेयर तो होगा देने के लिए. तो वो कहते हैं कि कम से कम उसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए, तभी ये कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़ या ये बॉन्डिंग होगी. नंबर 5, एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आयन ओवरलैप with filled orbitals of the ligand to form a metal ligand coordinate का मतलब डायरेक्शनल बॉन्ड, coordinate covalent bonds. Important point to remember that these are the covalent coordinate bonds. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है जितनी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं वो सब के सब कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, बिकॉज दे आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, हमें सारी assumptions उनकी क्लियर हो जाएंगी. वी हैव अ मॉलिक्यूल क्रोमियम अमोनिया 6 3+ कॉम्प्लेक्स आयन. क्या लिखेंगे इसे, हेक्सामाइन क्रोमियम 3. देखिए इसमें क्या हो रहा है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों, 24.
करेक्ट। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्री एटम, मैं एटम की बात कर रही हूँ, आयन की नहीं बात कर रही हूँ। दिस इज 4s2 3d 4s2 4s1 3d5 स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन है इसका। देखिए कैसे बनेगा। 1 2 3 4 4s एंड व्हाट इज दिस 4p। ठीक है जी। सो ये आ गया आपके पास 3d 4s 4p। अभी देखो 3d में कितने हैं इसकी ग्राउंड स्टेट में? 5 इलेक्ट्रॉन्स विद पैरेलल स्पिन एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन 4s, करेक्ट। क्रोमियम की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम? +3, क्योंकि इसकी 0 है, इसकी x है, प्लस करेंगे शुड बी इक्वल टू +3, सो x इज इक्वल टू +3। +3 का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट है, का मतलब इट इज गोइंग टू लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि क्रोमियम आयन बन गया। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा इसका? ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे? देखिए 1 2 और 3, 2 यहाँ से जाएंगे, 1 यहाँ से जाएगा, करेक्ट। सो लुक एट इट, 4p के 3, 4s का 1, 4d के 2, कितने हो गए? 2 इसके, 1 इसका, 1 इसका, टोटल कितने हो गए? 6। सिंस यहाँ पे 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, दे विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। एंड हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये 6 ही वेकेंट ऑर्बिटल्स बनाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5, 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स। अब इनका नाम क्या हो जाएगा? देखिए पेनल्टीमेट शेल यानी इनर डी शेल की बात हो रही है 3d, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 4, n-1 यूज हो रहा है। सो n-1 d उसके 2 हैं, s का 1 है विच इज 4s, और p के 3 हैं। सो इट इज कमिंग आउट टू बी d2sp3 hybrid orbitals, correct, and they are 6 in number, correct. Now look at it, इसके बनने के बाद आपके पास यहाँ पर 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बच गए जो कि अनपेड हैं। लुक एट इट, है ना। अगर हम यहाँ पर आगे बना लें, ये 3d जो बचा हुआ 3d था, उसके अंदर पैरेलल स्पिन में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। What do you understand by these unpaired electrons? This gives us the magnetic property. और हमें अच्छे से मालूम है कि जब भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिकॉज ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स in electronic configuration, it will be paramagnetic. पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं? जैसे ही इसके अराउंड आप मैग्नेटिक फील्ड लाएंगे, all these will align in the same direction, giving a strong magnetic field. So this is the paramagnetic behavior of this molecule or the complex entity. So from here we can say that it is possible to predict geometry from the knowledge of magnetic behavior on the basis of वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अगर हमें उसकी मैग्नेटिक बिहेवियर का पता हो तो हम उसकी ज्योमेट्री निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक होगा, अनपेड नहीं है तो पैरामैग्नेटिक होगा। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। वी हैव कोबाल्ट विद 6 अमोनिया एंड 3+ आयन। दिस इज हेक्सामीन कोबाल्ट 3 आयन। अब हमें पता है कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों? 27। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगी? 4s2 3d7। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट +3। इट मीन्स इट विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 तो पहले 4s के जाएंगे,
क्योंकि आउटर मोस्ट यही है, और उसके बाद एक यहाँ से जाएगा, वी विल गेट ओनली 3D6। तो चलिए बनाते हैं। दिस इज व्हाट 3D, 1 2 3 4, 4s एंड वी हैव 4p। तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद पहले अपने 7 बनाते हैं। 4 3 4 5 6 एंड 7 यहाँ आना था, 4 ऐसे ही निकल गए। ठीक, अब लुक एट इट, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, सो आई नीड 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स। आई हैव गॉट 1 2 3 4, 6 तो है नहीं। अब क्या करें? अब हमें ये समझना है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है। इट इज गिवन दैट द मॉलिक्यूल इज डायामैग्नेटिक। अगर कोई मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक होता है, इसका मतलब उसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमारे पास यहाँ पर हमारे पास थी 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 और 1 3, 3D6 आना था। सो देर इज़ 1 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओवर हेयर। नाउ 6 के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे दोनों एम्प्टी चाहिए। इन दोनों को एम्प्टी करने के लिए क्या करेंगे? वी विल गेट दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड पेयर विद देम, क्योंकि डायमैग्नेटिक है। यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अगर अनपेयर्ड नहीं है तो इसका मतलब ये भी पेयर हो जाएंगे। सो नाउ लुक, अपने पास क्या बच गया? 4p 4s एंड 3d। अब देखो, ये 3 बचे आपके पास, ये 3d 4s 4p के 3 इलेक्ट्रॉन आपके पास ऑर्बिटल्स खाली हैं। सो हाउ मेनी वी हैव? 6। अगेन वी विल गेट d2sp3, मगर इसका बिहेवियर कैसा है? डायामैग्नेटिक। ऊपर हमने जो किया था पैरामैग्नेटिक था। सिंस इसके अंदर n-1d ऑर्बिटल यूज हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज लो एनर्जी और द लो स्पिन। दिस इज कॉल्ड लो स्पिन और इनर ऑर्बिटल और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही है, इसीलिए पेयर्ड कॉम्प्लेक्स बोला गया है। सो दिस इज कॉल्ड एज लो स्पिन और द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और द स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि n-1d ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। सिमिलरली, बिफोर वी मूव ऑन, एक एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैव हेक्सा फ्लोराइडो कोबाल्ट 3, और हमें ये बताया गया है कि इट इज़ पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक है, हमें समझ में आ गया है कि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, है ना। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। वो हमें कैसे डिसाइड किया? क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक है। तो देखते हैं कोबाल्ट के बारे में। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर हमने देखा 27 है। 3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या होगा? 4s2 3d7 7 में एक ही अनपेयर्ड होगा। ठीक है, ओके। तो 2 4 6 8 और 1 9। ठीक है जी, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 2 4 2 6 और 1 7। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? कोबाल्ट 3+ की ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या देगा? देखिए, बना के देखिएगा अपने हाथ से, तभी याद होगा। देखने से ही, सिर्फ देखने से रटने से कुछ नहीं होगा। +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 4s के इलेक्ट्रॉन्स गए, यहाँ से खाली हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, तो मेरे पास क्या बचा? ऑपोजिट स्पिन के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक यहाँ और एक ये बचा, करेक्ट। 4d6 3d6 बचा, 2 4 6। नाउ आई नीड कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 6, सो वी नीड 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स। कौन से वाले? बल्कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हमें 6 एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए, हैं हमारे पास इतने, एंड दे से इट इज़ पैरामैग्नेटिक। अब ध्यान से देखो, अगर इस इलेक्ट्रॉन को उठाकर
इस इलेक्ट्रॉन को इसमें डाल दे तो पेयर्ड हो गया है, और लोन पेयर भी दोनों दो पेयर में ही आने वाले हैं। सो इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा, बट नहीं, ये तो पैरामैग्नेटिक है। इसका मतलब यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी, एंड इन फैक्ट ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ है। सो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी। वी विल हैव ऑल द 4 पैरेलल इलेक्ट्रॉन्स जो कि पैरेलल स्पिन में रहेंगे और इंडिविजुअली खाली होंगे। अब इस केस में क्या होगा, 1 2 3 4 4 ही हैं। सो व्हाट डू वी डू, हम क्या करेंगे, हम हायर ऑर्बिटल्स को लेंगे, दैट इज 4d। सो एक s 3p और 2d के ये वाले ऑर्बिटल्स हम इस बार पिक करेंगे। सो इट इज़ गोइंग टू बी 4s 3p एंड 2d। ये सारे के सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ठीक। सो ये बन जाएंगे आपके पास लाइक दिस, और ये बचेंगे आपके पास 4d के 3 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और यहाँ पे आपके पास है 3d के 5 ऑर्बिटल, जिसके अंदर एक पेड, बाकी सब अनपेड हैं। क्योंकि अनपेड हैं इसीलिए दे विल बी पैरामैग्नेटिक। सो दिस इज व्हाट, दिस विल बी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। है ऑक्टाहाइड्रली, लेकिन दिस इज व्हाट, हाई स्पिन, दिस इज गोइंग टू बी हाई स्पिन और आउटर ऑर्बिटल और स्पिन अनपेड इलेक्ट्रॉन है, राइट डाउन अनपेड, स्पिन अनपेड कॉम्प्लेक्स, ये बन जाएगा यहाँ स्पिन अनपेड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और ये जो खाली ऑर्बिटल हैं इनके अंदर क्या आएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो तो पेयर्ड ही होते हैं, इसका मतलब यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल और कराती हूँ जिसमें हम एक ही सेंट्रल एटम एलिमेंट के 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स देखेंगे। सो पहला क्या आपके पास, निकल विद 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ साइनाइड एंड इट इज 2+। Second we have nickel with 4 chlorine molecules and 2 negative. और थर्ड आपके पास है निकल with with carbonyl, 4 molecules of carbonyl and this is। अब देखो निकल का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर निकल इन ग्राउंड स्टेट, इट विल बी 4s2 3d8। 3d8 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 and 8, 4s2, राइट। और p ऑर्बिटल्स यहाँ खाली हैं, हो गया। दिस इज द ग्राउंड स्टेट। अब निकल के यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट्स अलग अलग हैं। हम तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बच्चों, 4। इट मीन्स 4 hybrid orbitals are required। इसका मतलब अगर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड हैं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकती है, या तो sp3 या फिर dsp2, करेक्ट। 1 2 3 4। अब देखते हैं किसमें क्या कॉन्फ़िगरेशंस बनने वाली हैं। देखिए, निकल विद साइनाइड, निकल विद क्लोरीन एंड निकल विद कार्बोनिल। इनमें सब में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर तो सेम है। इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। यहाँ पर क्या है, +2। यहाँ क्या है, 0। हमने पता है कैसे निकाली, कार्बोनिल का 0 है, ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो निकल के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं आएगा। यहाँ देखिए, we have x -4 is equal to -2, so x is equal to +2। यहाँ देखो x -4 is equal to +2, oh it is also -2, so x is also again +2। यानी यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है सेम, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है निकल, तो चलिए कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 4s ही जाएगा ना, बचेगा क्या, 3d। 4s खाली हो गया,
4p पहले ही खाली था। 3D में कितने रह गए? 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Correct? Now, it is given to us that this is diamagnetic, this is paramagnetic. ये हमें बता दिया गया है. At the same time, this one is also diamagnetic. तो हमें ये समझ में आ गया कि इसके अंदर अनपेड आएगा, इसमें पेड आएंगे. पेड अगर इसमें आएंगे तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते. दे विल फॉर्म इन हाइब्रिड नाउ. यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वेकेंट हो गया, 4s आ गया और ये 3p है. अब हमें तो चाहिए 4 थे, तो यहाँ क्या बनेगा? 1d 1s एंड 2p. सो इट इज़ DSP2 यानी स्क्वायर प्लेनर. यहाँ देखो ये पैरामैग्नेटिक है, इसका मतलब ये अनपेड रहने चाहिए. अगर ये अनपेड रहेंगे बच्चों तो ये देखो 4 के गए और बचे कितने? 3 आपके पास. ये अनपेड रहने हैं. सो इट इज़ गोइंग टू यूज ऑल द 3. सो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज टेट्राहेड्रल. यहाँ देखो क्या होगा. यहाँ पे मज़ेदार बात यह है कि ये रहा आपका 3D, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 पड़े हैं. नीचे आपके पास क्या है? ये 4s, 2 इलेक्ट्रॉन पड़े थे यहाँ, और p आपका बिल्कुल खाली था. मुझे कितने चाहिए? 4 चाहिए अनपेड, यानी एम्प्टी बॉक्सेस. और यहाँ डायमैग्नेटिक है, इसका मतलब पेयरिंग होनी है. और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0. इट मीन्स नो इलेक्ट्रॉन हैज़ बीन लॉस्ट बाय निकल. इसका मतलब ये 4s जो हैं दे विल स्टार्ट पेयरिंग ओवर हेयर. सो पेयरिंग करेंगे तो क्या होगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये खाली हो गया. सो व्हाट आई एम गोना हैव? आई एम गोना हैव p and s. ये 4s and 4p बचेगा. सो इट इज़ गोइंग टू बी sp3 डायमैग्नेटिक, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. करेक्ट. आप लोग ट्राई कीजिएगा. एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, होमवर्क है आपका. ट्राई इट. Fe with water, that is 6 aqua, hexa aqua with iron 3 plus iron. Then another one you have Fe CN6 4 negative ion, and third one is Fe CN6 3 negative ion. You have to tell me what will be the geometry of all the three. Find out the geometry of all the three, and I'm going to give you another information, that is this is paramagnetic, this is also paramagnetic, and this is diamagnetic. Find out the structure of these three. चलिए नेक्स्ट हम करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. बच्चों मैग्नेटिक मूवमेंट आपको अच्छे से पता है कि किस पे डिपेंड करता है? पैरेलल पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर. सो मैग्नेटिक मूवमेंट, लेकिन यहाँ पर जो हम मेजर करते हैं, इट इज़ मेजर्ड बाय मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सपेरिमेंट्स. यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट हम एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन करते हैं. और ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, दिस इज यूज्ड to obtain information about the structure of metal complexes. जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हमें उसका मैग्नेटिक बिहेवियर पता हो तो हम उसका स्ट्रक्चर बता सकते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे या नहीं होंगे, या इनर डी ऑर्बिटल यूज़ होगा या आउटर डी ऑर्बिटल यूज़ होगा. ठीक है जी. तो स्टडी ऑफ मैग्नेटिक डेटा ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट और सीरीज रिवील्स सम इंफॉर्मेशंस. वो क्या क्या है?
सबसे पहले क्या रिवील किया उन्होंने? नंबर 1, फॉर मेटल आयंस with electrons up to 3 in the d orbital, अगर तो मेटल आयन 3 हैं फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब उसका बिहेवियर में पता है उसने पैरामैग्नेटिक ही होना है। क्यों? देखो, लाइक वी हैव टाइटेनियम 3+, वैनेडियम 3+, क्रोमियम 3+। इस केस में देखो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर क्या था? 22, 23 एंड 24। इसके अंदर डी ऑर्बिटल कितना होगा? 4s2 3d1, 4s2 3d2 एंड देन क्रोमियम के अंदर क्या है? 3d3। आयन की बात हो रही है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ग्राउंड स्टेट, वी आर टॉकिंग अबाउट आयन। चलिए मैं आपको फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट द 3D सीरीज, यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4s2, टाइटेनियम का 22 एटॉमिक नंबर है, सो 2 स्पिन, 2 इलेक्ट्रॉन विद द सेम स्पिन। यहाँ देखो 4s2 नेक्स्ट एटॉमिक नंबर है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर इन द सेम स्पिन, एंड फॉर दिस 1 ऑन द 4s, क्योंकि क्रोमियम है, स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन है, एंड 5 इन दी सिमिलर स्पिन, राइट। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, ही इज सेइंग क्रोमियम टाइटेनियम का 3 बन गया, 3+ है, क्रोमियम की भी 3+ है, वैनेडियम की भी 3+ है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग? सबसे पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएंगे, इसमें भी ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये निकलेगा, इसके अंदर एक ये और 2 ये निकल जाएंगे, तो वेकेंट बाकी कितने बचे हैं यहाँ पर? देखो इसके अंदर बचा क्या है? 1, इसके अंदर क्या बचे हैं? 2, और इसके अंदर कितने बचे? 3 इलेक्ट्रॉन। दिस इज व्हाट वी वर सेइंग, 1, 2 एंड 3। यानी कि आयन के अंदर 1, 2 और 3 वेकेंट डी ऑर्बिटल्स के अंदर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। अगर 1, 2, 3 हैं तो इसमें पेयरिंग की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाने के लिए एटलीस्ट 2 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए होते हैं। अगर ये दोनों निकल जाएंगे तो 2 वेकेंट मिल गए ना, तो इनकी पेयरिंग हम फोर्स ही नहीं करेंगे। सो इस केस के अंदर अगर minimum 3 electrons are there in the ion of a metal, in that time the behavior will be paramagnetic. So we can say 2d orbitals or the 2d hybrid orbitals are available for octahedral geometry, all having same magnetic behavior. And what is that behavior? It is paramagnetic. ठीक। सेकेंड इंफॉर्मेशन इससे हमें क्या मिली, क्या रिवील किया मैग्नेटिक डेटा ने? दैट फॉर मेटल्स or metal ions with elements or with electrons more than 3 in d orbital required empty d orbitals are not available directly, are not directly available. So what will happen? देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। लाइक वी हैव मैग्नीज 3+, आयरन 3+, कोबाल्ट 3+। इन सब केसेस में क्या हो रहा है? आयन्स में 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आयन के अंदर। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दी ग्राउंड स्टेट। चलिए इसका भी देख लेते हैं। लेट अस से दिस इज 4s एंड 3d। ठीक है जी, 4s 3d। मैग्नीज इज 25, सो इसका मतलब इट हैज़ गॉट 5 इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल।
Iron is 26, so there is going to start the pairing. Correct? This is the ground state. और कोबाल्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, so there will be more pairing with 3 electrons unpaired. ये है आपके पास ग्राउंड स्टेट. इस ग्राउंड स्टेट में देखिए निकलेगा कौन, एक ये निकल गया, चलिए एक ये निकल गया, हम यही मान लेते हैं. एक ये गया और एक इलेक्ट्रॉन ये गया, एक ये गया और एक इलेक्ट्रॉन ये चला गया. नाउ बैलेंस कितने बचे मेरे पास, लुक एट इट. आई हैव गॉट 1 2 3 4. दिस इज व्हाट 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स. इसमें देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 and 6 electrons. So this is what we are talking about, 4 5 and 6. Similarly हमारे पास एक और आयन बनता है, वो कौन सा है. We have Fe2+, we have manganese 2+, we have chromium 2+. इन सब के अंदर भी सिमिलर चीज़ रहेगी. आयरन में we will get 6 electrons in d orbital, manganese में we will get 5 electrons, chromium में we will have 4 electrons in the d orbital. So इसी तरीके से इन सब आयन्स में क्या हो रहा है, हमारे पास सिर्फ एक ही d orbital खाली मिलेगा. हमें चाहिए कितने, 2. So now to achieve 2 vacant d orbital empty or the empty, there will be a need of rearranging d electrons and pairing of electron is forced. पक्की बात है, अगर पेयरिंग करेंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो यहाँ पर एक पेयरिंग एनर्जी भी लगती है जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे. बहुत सारी एनर्जी लगेगी जब जाके ये पेयर होंगे. सो वी कैन से दैट, इन्हीं की बात करते हैं वापस. अगर पेयरिंग होगी तो क्या होगा, Mn3+, Fe3+, कोबाल्ट 3+. अगर पेयरिंग होगी D4, D5 एंड D6 तो क्या बनेगा. मैं सिर्फ अब आपको d ऑर्बिटल दिखाने लगी हूँ. पेयरिंग करते हैं अगर, तो 1 2 3 और 1 4, 2 खाली मिल गए. हमें उतनी ही पेयरिंग करनी है बस, जिससे कि हमें 2 खाली मिल जाए. इन दोनों को पेयर करने की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि एनर्जी लगानी पड़ेगी. वाई टू वेस्ट आर एनर्जी. तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 एंड 5, एक छोड़ देंगे. कोबाल्ट में देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6. सो आप देख सकते हैं इट इज़ गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट इज़ गोइंग टू बी डायमैग्नेटिक बिकॉज ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. सिंपल है कहानी. ठीक है, यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इस केस में, 2, इसमें 1 और इसमें 0. इसीलिए यहाँ पे मैग्नेटिक बिहेवियर मिलेगा. अगर कोई पूछता है कि कौन ज़्यादा मैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, तो डेफिनेटली मैग्नीज, जिसमें ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा मैग्नेटिक होगा. नाउ जितना भी आपके पास मैग्नेटिक डेटा मिलता है, अग्री विद मैक्सिमम स्पिन पेयरिंग. वो कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेयरिंग कर दो ताकि स्टेबिलिटी आ जाए. ठीक है, इन मैक्सिमम केसेस, स्पेशली अगर आपके पास विद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग D6 आयन, यानी कि अगर D6 है, इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में है, तो मैग्नेटिक डेटा ये कहेगा कि मैक्सिमम पेयरिंग कर डालो. बट दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है जब D4 या D5 के आयन्स हों. दीज आयन्स आर कॉम्प्लिकेटेड. तो इसका मतलब 1 3 5 1 2 3 और 6 में हमें कुछ सोचना ही नहीं. 1 2 3 हमेशा पैरामैग्नेटिक होंगे. D6 ऑलमोस्ट ऑल द टाइम विल बी डायमैग्नेटिक.
अब प्रॉब्लम है 4 और 5 वाले में। तो देखिए 4 और 5 में क्या डिफरेंस आएगा। 4 और 5 के जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे बच्चों वो डायमैग्नेटिक भी हो सकते हैं और पैरामैग्नेटिक भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए वी हैव MnCN6 3 negative. We also have MnCl6 3 negative. Then we have FeCN6 3 negative and FeF6 3 negative. Similarly, we have cobalt CN6 3 negative and cobalt Fe6 F6 3 negative. अब इन सब के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं बच्चों? देखो जितने भी ये वाले आयन्स हैं दीज ऑल आर डायामैग्नेटिक, यानी यहाँ पर कोई भी आयन अनपेयर्ड नहीं है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। क्यों कॉम्प्लेक्सेस लो स्पिन है? क्योंकि इनर ऑर्बिटल यूज हो रहा है, इनर डी ऑर्बिटल यूज होगा। अगर इनर डी ऑर्बिटल यूज होगा तो कॉन्फिगरेशन क्या होगी? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, सो इट इज D2sp3। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, दीज ऑल आर पैरामैग्नेटिक। इसका मतलब दीज आर गोइंग टू बी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, यानी कि यहां पर आपको आउटर ऑर्बिटल यूज करना पड़ेगा ऑफ द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इस पर क्या बनेगी कॉन्फिगरेशन? sp3d2, राइट। आपकी बुक में क्वेश्चन है बच्चों, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ टेट्राब्रोमाइडो मैग्नेट 2 टेट्राब्रोमाइडो मैग्नेट 2 इज 5.9 bm। इसका मतलब ये पोलर है, पैरामैग्नेटिक है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड दिया है उसका। प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन, बहुत आसान है, ज़रा बिना इसको देखे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यू विल फाइंड दैट आपको गिवन है टेट्राब्रोमाइडो मैग्नेट 2 नेगेटिव है, ठीक है। इसका आपको डाइपोल मूवमेंट यानी का मैग्नेटिक मूवमेंट दिया है, दैट इज़ 5.9 bm। अब वो पूछते हैं कि इसकी ज्योमेट्री बताइए। भाई बड़ा सिंपल है, अगर मैग्नेटिक फील्ड दिया है इसका मतलब इट इज़ पैरामैग्नेटिक। यहाँ से हमें इसका मैग्नेटिक बिहेवियर समझ में आ गया। अगर मैग्नेटिक बिहेवियर समझ में आ गया तो हम ज्योमेट्री बता सकते हैं। देखिए मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25, कॉन्फिगरेशन क्या होती है? 4s2 3d5। तो ज़रा बना लेते हैं। अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर देखिए क्या है, -4 -2, इट इज़ Mn+2। अगर Mn+2 है तो सिर्फ 4s के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। सो देखिए यू हैव 1 2 3 4 5, 4s खाली एंड 4p। नाउ ही सेज इट इज पैरामैग्नेटिक, इसका मतलब पेयरिंग होगी ही नहीं। एंड लुक एट इट, इट्स अ वेरी स्टेबल कॉन्फिगरेशन 3d5 की, क्यों डिस्टर्ब करना है? सो इन दिस कॉन्फिगरेशन व्हाट विल हैपन, वी विल नॉट डिस्टर्ब द 3d ऑर्बिटल, हम उसको एज इट इज छोड़ देंगे 4s 4p एंड वी विल यूज द आउटर ऑर्बिटल ऑफ d। 1 2 3 4 5, सो इसका मतलब 1s 3p and 2d will be used, so it is sp3d2 configuration will be there। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है लेकिन sp3d2 आएगा। समटाइम्स क्वेश्चन ये आता है हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डज इट हैज़। सो इसका बच्चों एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मैं आपको बता दूं, जो आपकी बुक्स में नहीं होगा। इट इज़ n+2 का अंडर रूट, दिस विल गिव यू द मैग्नेटिक मूवमेंट। ये मैग्नेटिक मूवमेंट जो आपको गिवन है 5.9 एंड n स्टैंड्स फॉर, यहाँ n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर हमसे, अंडर रूट n+2 इज इक्वल टू 5.9। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, you will get n+2 is equal to 34.81। ठीक है जी, खोल लेते हैं। n² + 2n - 34.81 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यू कैन सॉल्व इट। सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा n की वैल्यू आ गई 5। सो लुक एट इट, 1 2 3 4 5 आर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। So it is a very important rule. Please do remember to find out the number of the unpaired electrons.
so that we can find out what is the configuration or the hybridization of the molecule. पर हमें पता है कि सारी थियरीज तो अपने आप में संपूर्ण नहीं है, सब में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं. तो लेट अस फाइंड आउट व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी. सबसे पहली लिमिटेशन क्या है? वैलेंस बॉन्ड थियरी एक्सप्लेन्स स्ट्रक्चर and magnetic behavior, but it has following limitations. पहली लिमिटेशन क्या है? सबसे पहली है that it has number of assumptions. बहुत सारी assumptions पे काम कर रही थी, फैक्चुअल नहीं थी, बहुत सारी assumptions हैं. नंबर 2, ओनली क्वालिटेटिव explanation of complexes is there. Number 3, detailed magnetic properties of the compounds, coordination compounds, were not explained. Number 4, it do not explain स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज, यानी कि कलर क्यों दे रहा है कोई भी कंपाउंड. ठीक है, कलर गिवन बाय द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कौन सा कलर दे रहा है, क्यों दे रहा है, वो सारी चीज़ें वीबीटी समझा नहीं पाई. नंबर 5, देयर वाज नो एक्सप्लेनेशन फॉर thermodynamic and kinetic stability of different कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. मतलब हर एक की थर्मोडायनेमिक्स नहीं समझाई, क्या एनर्जी होती है, किस तरह से ये ऑर्बिट या पेयरिंग हो रही है, क्यों होती है पेयरिंग, क्यों हायर स्पिन यूज़ होता है, क्यों लोड स्पिन होता है यूज़, ये सारी चीज़ें वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं की. ठीक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी. नाउ द एग्जैक्ट procedure, exact predictions of geometry could not be given. यानी कि जो हमने बात की टेट्राहेड्रल क्यों बना, स्क्वायर प्लेनर क्यों बना, है ना, कि वो D2sp3 क्यों आया, sp3 क्यों आया, ऑफ स्पेसिफिकली ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, उनके बारे में वीबीटी ने कुछ भी नहीं बताया. दिस वॉज द लिमिटेशन. एंड द लास्ट लिमिटेशन वॉज इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, क्योंकि वीक एंड स्ट्रॉन्ग लाइगेंड ही वो बेस है जिससे हमें ये समझ में आता है पेयरिंग क्यों होती है या पेयरिंग क्यों नहीं होती. वीक एंड स्ट्रॉन्ग लाइगेंड ही उसका बेसिक फंडामेंटल है. बच्चों, आज का ये लेक्चर मैं आपके पास एक एग्जाम्पल के साथ छोड़ के जा रही हूँ. दैट इज Cu NH3 4 2+ आयन, दैट इज टेट्रा अमाइन कॉपर 2. इसके अंदर देखिए कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों वो है +2, कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 और कॉपर का एटॉमिक नंबर मैं आपको बता दूं 29, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन इज 4s1 3d10. ठीक है जी. और कॉपर का जो आयन बनेगा वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे एंड इट विल गेट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d9 4s0 4p0. ये आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी
At the same time, I'm gonna give you the information that this is a paramagnetic molecule. अब आपका होमवर्क ये है, गिव मी द ज्योमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस, कि sp3 बनेगा, dsp2 बनेगा, sp2dt बनेगा, क्योंकि आपने अभी तक पढ़ा है dsp2 या sp3. नाउ पॉन्डर ऑन sp2d कॉन्फ़िगरेशन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ कॉन्ट्रोवर्शियल मॉलिक्यूल, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको जानना है. इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में. इसके बारे में सोचिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा अगर आप कर पाए तो, और इसका रीज़न ढूंढिएगा, वाई इट बिहेव्स डिफरेंटली, वाई इट इज़ अ कॉन्ट्रोवर्शियल मॉलिक्यूल. ठीक है, विद दिस वी एंड दिस लेक्चर. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू इट एंड मेक वेरी गुड नोट्स आउट ऑफ इट. आई होप ये चैप्टर आपको और ये टॉपिक आपको आसान लगेंगे. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे.